क्या एआई हम लोग की जॉब लेने वाला है? जितने भी टूल्स ले आओ, वापस हमें एक्सेल पे ही जाना है। Then how you got into EY? आफ्टर 12th बहुत बेकार, एंड व्हाई सो? बिकॉज मैंने आफ्टर 12 इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अपना एडमिशन लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मैं फर्स्ट ईयर पे इंटायरली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था अपना, तब ईयरली सिस्टम था, तो मैं इंटायर ईयर मैं फेल हो गई थी। हाउ यू गॉट दिस क्लैरिटी कि मुझे एक्सेल सीखनी है? देयर इज़ अ रीज़न कि वो स्ट्रगल करे, देयर इज़ अ हिडन करियर जॉब मार्केट इन इंडिया। आपको भी पता है, समय जब आप कंसल्टिंग करते हो तब आप ये नहीं कहते कि यार मेरे को तो सिर्फ एक्सेल आता है या मेरे को तो सिर्फ पावर बीआई आता है, तो आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आप पाइथन से मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो मुझे आता नहीं है। आपको वहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ सकती है और कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसी भी टूल से सॉल्व हो सकती है। हेलो करिश्मा, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं सुमित? बहुत बढ़िया हूँ। सो करिश्मा, सबसे पहला सवाल जो कि सब जानना चाहते हैं, इट्स अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। ओके, तो मैं दिल्ली बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ। मैंने दिल्ली में ही अपनी स्कूलिंग करी है, और रजौरी गार्डन में शेडली पब्लिक स्कूल करके स्कूल है। वहाँ पर जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, मुझे तब से ही पता था कि मुझे कॉमर्स विद मैथ्स चाहिए। मतलब लोग जैसे कंफ्यूज रहते हैं, मैं इतनी कंफ्यूज नहीं थी और मुझे बहुत क्लैरिटी थी। 11th और 12th में मैंने फिर कॉमर्स विद मैथ्स लिया था, एंड आफ्टर दैट फिर मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था। सो आपने बेसिकली कॉमर्स विद मैथ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत कॉमन नहीं है, जी, बिकॉज लोग कॉमर्स लेते ही इसलिए क्योंकि उनको मैथ से डर होता है और वो मैथ्स को आगे परस्यू नहीं करना चाहते हैं। तो आपका ये यूनिक कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में इतनी क्लैरिटी कैसे ले आया? आप मानेंगे नहीं, जब मैं 11th में थी तो मेरे सेक्शन में सिर्फ 12 बच्चे थे और बाकी सब ने कॉमर्स विद आईपी ले रखा था। मैंने मैथ्स क्यों ली? क्योंकि मुझे मैथ्स हमेशा से ही पसंद थी। मुझे मैथ्स बहुत चैलेंजिंग लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार इसका आंसर मुझे निकालना है। मैं वहाँ तक पहुँच रही हूँ या नहीं पहुँच रही हूँ वो एक अलग बात है, बट वो जो एक रास्ता था, मतलब मैं उस चीज़ को एंजॉय करती थी, मैं उस पजल को एंजॉय करती थी, मैं अपना टाइम उसमें लगाना एंजॉय करती थी। तो मुझे मैथ हमेशा से ही पसंद थी, इसीलिए मुझे लगा कि कॉमर्स विद मैथ्स मेरे लिए, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से एक बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। जो 12th क्लास में मैथ्स होती है और जो 11th क्लास की मैथ्स होती है, वो बहुत डिफरेंट होती है 10th क्लास से। तो क्या वो एंजॉयमेंट, वो पजल वाला जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, वो 11th 12th में भी रहा आपके साथ? हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं रही थी। 11th और 12th की मैथ्स भी उतनी ही इंजॉय करी मैंने जितना मैंने 10th से पहले की सारी मैथ इंजॉय करी थी। बल्कि 11th और 12th में मुझे ऐसी भी फीलिंग आई थी कि वो बहुत ही ज़्यादा और चैलेंजिंग हो गई है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, जहाँ हम सिर्फ डाइस वाला करते थे, अब हम बहुत फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट उसमें आते थे। तो मैं हर एक कॉन्सेप्ट को एंजॉय करती थी। मतलब मुझे उसके कोर में जाके उसका समझना कि ये क्या चीज़ है, वो ज़्यादा अच्छा लगता था। नाइस नाइस। सो आफ्टर योर 12th, हाउ योर करियर प्रोग्रेस्ड? आफ्टर 12th बहुत बेकार, एंड व्हाई सो? बिकॉज मैंने आफ्टर 12th इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अपना एडमिशन लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मैं फर्स्ट ईयर पे इंटायरली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था अपना, तब ईयरली सिस्टम था। तो मैं इंटायर ईयर मैं फेल हो गई थी। फेल होने का रीज़न ये है कि मैं बहुत ही ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट हो गई थी, और मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं करी थी। मुझे लगा मुझे तो सब आता है, मैं कर लूँगी। एज अ किड मेरी ये बहुत बड़ी, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं एक बच्ची ही थी, बहुत पुरानी बात है। तो मैं उस वक्त इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि मेरा एडमिशन हो गया ड्यू में, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हो गया, बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है, मैंने मैथ्स ली है। सारी चीज़ें मेरे सर चढ़ कर भूल रही थी और वो मुझे ले डूबी। तो पहला साल मेरा बहुत बेकार गया। दो मैंने एंजॉय बहुत किया अपने दोस्तों के साथ, बट आखिरी में जब रिजल्ट आया तो मतलब मैं थोड़ा शैटर्ड हो गई, मतलब सैडनेस पीक पे ही चला गया वो तो। फिर उसके बाद मैंने दोबारा स्टार्ट करा। लकीली डीयू में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा ट्रांजिशन हो रहा था कि वो एनुअल सिस्टम से सेमेस्टर सिस्टम पे जा रहे थे, तो उन्होंने मेरा री एडमिशन किया। मेरे को घर बैठ के अपना सेकेंड ईयर नहीं करना पड़ा जैसे ड्यू पहले चलता था। तो मैंने अपना फिर फर्स्ट सेमेस्टर किया, सेकेंड सेमेस्टर किया, और मेरे तब 60s में, मतलब 60s में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आना बहुत बड़ी बात कहलाती थी उस वक्त।
तो मेरे 60s में आए। तो बात ये थी कि पोटेंशियल था, बट मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि मैंने उन सारी चीज़ों को लर्न किया, और फिर जब मैंने दोबारा रीस्टार्ट किया, तो मैंने सब उस चीज़ को ठीक किया जो मैं डैमेज ऑलरेडी अपनी लाइफ में 1 साल का कर चुकी थी। मुझे ये भी लगता है कि वो डैमेज बहुत होना ज़रूरी था, वरना अगर मैं उस ओवर कॉन्फिडेंस से अपना ग्रेजुएशन या अपना करियर स्टार्ट करती तो शायद कुछ अलग ही जगह पर होती आज मैं। करेक्ट करेक्ट। बहुत लोग सोचते हैं कि ऑलवेज विनिंग एटीट्यूड इज व्हाट एवरीवन लुक्स फॉर, बट मुझे भी लगता है कि फ्रॉम माय लाइफ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज एक ना एक बार फेल होना ज़रूरी है, एंड आई एग्री। once you fail for one time you understand the importance of success। उसके बाद आप उस तरह की गलतियां नहीं करते हो जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो दैट वाज वेरी गुड एंड वेरी गुड लर्निंग इन योर केस। अच्छा, आप एनालिटिक्स में कैसे पहुंचे? बिकॉज इकोनॉमिक्स पढ़ के देन एनालिटिक्स की रास्ता कैसे चूज करी और हाउ इट हैपेंड? तो ग्रेजुएशन के बाद मैं जनपैक में चली गई थी, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे सिर्फ जॉब चाहिए थी। तो मुझे जो जॉब मिल रही थी मैंने वो ले ली, एंड आई स्टार्टेड विद 12,000 पर मंथ। मैंने उस 1.5 साल में जो मैंने जनपैक में काम किया, वो बहुत अच्छा टाइम पीरियड था। एक्सटेंडेड कॉलेज लाइफ जैसा लग रहा था। आपकी फर्स्ट जॉब आपके लिए बहुत मेमोरीज छोड़ के जाती है। उस 1.5 साल में मुझे ये रियलाइज हो गया कि शायद ये मुझे नहीं करना है। तो मैंने एक्सेल सीखा, और मैंने एक्सेल जब सीख लिया पूरा उस 1.5 साल में, तो मैं मर्सर में, जो मेरी सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे बहुत टेक्निकल राउंड हुए थे और उस वक्त सिर्फ एक्सेल किए हुए थे, डेप्थ में हुए थे। तो उस वजह से मुझे मेरी सेकंड जॉब भी मिली। सो एक्सेल सीखने का लाइक हाउ यू गॉट दिस क्लियरिटी कि मुझे एक्सेल सीखनी है, एंड देन जो आपके राउंड्स हुए थे वो कैसे हुए थे मर्सर में? मुझे एक्सेल सीखने की क्लैरिटी इस हिसाब से मिली थी कि मुझे 1.5 साल में जब मैं जनपैक में काम कर रही थी, उसमें मुझे दिखता था कि एक्सेल बहुत बेसिक चीज़ है, आपको आनी चाहिए। आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आपको एक्सेल आना चाहिए। आप एक्सेल के लिए किसी के लिए निर्भर नहीं रह सकते। आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सेल में खुद से आनी चाहिए। इतना जब मुझे समझ आया तो मैंने फटाफट एक्सेल सबसे पहले पिक कर लिया। मर्सर में सबसे पहले मेरा रिटर्न राउंड हुआ था, MCQs जो आपके IQ टेस्ट करते हैं। देन सेकेंडली मेरा फिर पूरा 1 घंटे का एक्सेल पे टेस्ट हुआ था। मतलब आप सोचिए कि एक्सेल के कितने ही फॉर्मूलेज आप 1 घंटे में बता सकते हैं, मैंने वो सारे बता दिए। फिर उसके बाद मेरा एक हाफ एन आवर का मैनेजर के साथ राउंड हुआ था। तो ये एंटायर प्रोसेस था, एंड फिर मेरे को मेरी नेक्स्ट जॉब एक्सेल की वजह से मर्सर मिली। So Karishma, how important is Excel in the life of a data professional? मैं आपको एक एग्जाम्पल देके इसको बताती हूँ। मतलब ये ट्रू इवेंट ही है। मैं पहले होम ट्यूशन देती थी, तो एक लड़की इंग्लिश में बहुत वीक थी, तो उसकी मम्मी ने मुझे बोला था कि इनको इंग्लिश सिखानी है। मैंने उसको इंग्लिश बेसिक से सिखाई, वर्ब्स, टेंसेस, आप ऐसे ही स्टार्ट करोगे, राइट। उसकी मम्मी मुझे आके कंप्लेन कर रही है कि आप मेरी बेटी को सही से इंग्लिश नहीं सिखा रहे हो। मैंने कहा अच्छा आप बताओ आप क्या चाहते हो, मैं उस तरीके से कराऊंगी। आप उसको सीधा सेंटेंसेस पे ले जाओ। तो ये यही बात हो गई कि आप सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन और इन सब पे जंप करना चाहते हो, पर आप अपने बेसिक्स भूल रहे हो। आई ऑल्सो फील कि जो लोग ये सोचते हैं कि एक्सेल सीखने से उनका टाइम वेस्ट होगा, मुझे वो प्रॉपरली गलत लगता है। आज भी अगर कोई मेरे पास गाइडेंस लेने या मेंटरिंग करने कोई भी मेरे को कॉल करता है या पिंग करता है, मैं सबसे पहले उसको एक्सेल ही बोलती हूँ। मैं उसको कभी भी नहीं बोलूँगी कि आप सीधा जाओ कोडिंग सीखो, आप सीधा जाओ स्टैट सीखो। आप बेसिक ही नहीं करोगे तो आपको आगे कैसे वो पता चलेगा। एक्सेल आपका इतना अच्छा फाउंडेशन बनाएगा लॉजिक्स बिल्ड करने में। नेस्टेड इफ बहुत छोटी बात लगती है लोगों को, बट ये एक्चुअल में है नहीं। आपका दिमाग फुल लगेगा। आपको नहीं पता आपका डेटा किस तरीके से आ रहा है। ऐसे नहीं आ रहा राम 20 रमेश 25, ऐसे नहीं डेटा आता। आप जब इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपको इतना रॉ डेटा, इतना मेसी डेटा मिलेगा, आप नेस्टेड इफ भी नहीं लगा पाएंगे। जब आपका वहां पर फाउंडेशन बिल्ट होगा नेस्टेड इफ में, आप तभी पाइथन पे भी जब लर्न करोगे, उसको सीखोगे, आप उसमें भी कुछ लॉजिक्स लगाओगे, आप वो लगा पाओगे, वो आपके लिए इजी हो जाएगा।
तो ये तो वही बात हो गई कि सबसे पहले आपको अपना बेस बनाना है और फिर आगे बढ़ना है. आई स्ट्रांगली फील जो लोग ऐसा सोचते हैं वो जंप कर रहे हैं सीधा. Correct. और जैसे एक कहावत है, मुझे कहावत अभी प्रॉपर्ली वो याद नहीं आ रही, बट शॉर्टकट नहीं है सक्सेस में. हाँ, दिस इज द ओनली स्टेटमेंट विच आई वाज लुकिंग फॉर. शॉर्टकट नहीं है आपकी सक्सेस में. और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बीच का पार्ट छोड़ रहे हो. अगर आपकी फाउंडेशन ही होगी, अगर आप सीधा पहुंचोगे तो आप गिर जाओगे. ऑल्सो मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी. आप सोचिए कि हमारे इंडिया की कितनी बड़ी पॉपुलेशन है. लोग डेटा एनालिटिक्स के लिए भाग रहे हैं, सब जंप कर रहे हैं सीधा कोडिंग पे. पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फाउंडेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने शायद पाइथन उसके इंसेप्शन से स्टार्ट करके लर्न किया. और सिर्फ उसके इंसेप्शन से ही नहीं, उससे पहले उन्होंने एक्सेल भी करे और जो पुराने टूल्स है वो सब करे. आज उनकी वैल्यू कितनी है और आज उन लोगों की वैल्यू कितनी है जो फ्रेशर्स हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं. देयर इज़ अ रीज़न कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं. देयर इज़ अ हिडन करियर जॉब मार्केट इन इंडिया. एंड आई थिंक जो लोगों का फाउंडेशन स्ट्रांग है और जो लोग सब जानते हैं, दे नो कहाँ पे अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है. एंड दैट इज़ अ रीज़न कि वो जॉब्स भी अपना एक्वायर कर पा रहे हैं. करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. सो करिश्मा, आपने जैसे बताया कि जेनपैक्ट में आपने एक्सेल सीखी एंड दैट वाज योर फाउंडेशन एनालिटिक्स. देन हाउ इट हेल्प्ड यू टू क्रैक योर नेक्स्ट कंपनी मर्सर? सो जब जेनपैक में मुझे ये चीज़ समझ आई थी कि यार एक्सेल तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे तो स्टार्ट की जा सकती है आपकी अपनी जर्नी एनालिटिक्स में. तो मैंने एक्सेल फटाफट जब सीखा और उसी के बेसिस पे मुझे मेरी नेक्स्ट जॉब भी मिल गई. तो मर्सर थी मेरी नेक्स्ट जॉब और मर्सर में मेरे 3 राउंड से. जैसे आपको पता ही होगा कि कैसे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आज चीज़ें चेंज हुई होंगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे चीज़ें होती रही. तो पहला MCQ था. MCQ बेसिकली IQ टेस्ट था, वो लॉजिकल रीजनिंग और ये सब. देन आपका सेकेंड मेरा इन डेप्थ एक्सेल का राउंड हुआ था. सो मैं आपको भी सारा पता है ऑफ कोर्स. एक्सेल आप तो कोडिंग भी करते हैं, आपको पता होगा कि एक्सेल में कितने ही ऐसे फॉर्मूलेज है जो आप 1 घंटे में बता सकते हैं. उस 1 घंटे में मैंने कम से कम पता नहीं कितने फॉर्मूलेज बता दिए होंगे और मुझे आज नंबर तक याद नहीं है उसका. फिर उसके बाद मेरा हाफ एन आवर का मैनेजर के साथ राउंड हुआ था. एंड आई थिंक दैट वाज इट. इतना हुआ था और फिर हो गया था. सो बेसिकली इन योर फर्स्ट ट्रांजिशन, तो ये आप जेनपैक्ट से मर्सर में पहला आपका ट्रांजिशन था. हाँ जी. उसमें आपने जो आपका जो मेन टूल, जो कि मेन स्किल जो रोल प्ले की, वो दैट वाज योर एक्सेल. जी. सो करिश्मा, व्हेन यू गॉट इनटू मर्सर, आपका एक्चुअल एनालिटिक्स कब चालू हुआ? बिकॉज एक्सेल इज नॉट एनालिटिक्स, एक्सेल इज अ टूल टू डू एनालिटिक्स. तो एनालिटिक्स कैसे चालू हुआ एंड देन हाउ यू प्रोग्रेस्ड? ओके. सो मैंने मर्सर में 4 साल काम किया था और 2 साल स्टार्टिंग के मैंने सिर्फ एक्सेल पे काम किया था और वो रिपोर्टिंग का, एनालिटिकल पार्ट नहीं था वो. आप भी समझते होंगे कि एक्सेल सीखना एक अलग बात होती है, पर एक्सेल को रियल वर्ल्ड में रियल डेटा, क्लाइंट के डेटा पे लगाना एक बहुत अलग बात होती है. तो उन 2 सालों में मैंने इतनी रिपोर्टिंग करी, इतनी इन डेप्थ एक्सेल पे काम किया मैंने. सारी रिपोर्टिंग एक्सेल पे आपकी हो रही है, आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, सब रिपोर्टिंग के है. और मैंने उन 2 सालों में वो सब किया और मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया अपने काम के टुवर्ड्स, अपने एक्सेल स्किल्स के टुवर्ड्स. मेरे मैनेजर्स ने भी देखा कि हाँ अच्छा कर रही है. उसके 2 साल बाद मेरे को प्रमोशन मिला. जब मुझे प्रमोशन मिला तो हमारी टीम में भी प्रोग्रेशन हुआ. सिर्फ मेरा प्रोग्रेशन नहीं हुआ, मेरी टीम का भी प्रोग्रेशन हुआ. इन सच अ वे कि हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और आने लग गए. हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स आने लगे जिसमें हमें पावर BI डैशबोर्ड बनाना था. हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स आने लगे जिसमें हमें R की कोडिंग करनी थी. तो मैंने फिर पावर BI डैशबोर्ड पिक किया. उसके बाद मैंने वो पावर BI डैशबोर्डिंग करी और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इससे तो यार स्टोरी टेलिंग करी जा सकती है. तो जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि इसे स्टोरी टेलिंग करी जा सकती है, पावर BI तो आपको डिसीजन करने को एक चांस दे रहा है. वही चीज़ हमने अपने स्टेक होल्डर को रिपोर्ट किया, क्लाइंट्स को भेजा और वहाँ से मुझे लगा कि मज़ा आ रहा है. तो अब समझो कि नेक्स्ट क्या है एनालिटिकल फील्ड में. तो मर्सर के 2 साल मैंने एक्सेल पे काम किया और लास्ट आखिरी 2 साल मैंने डैशबोर्डिंग करी और वहाँ पे मैंने समझा कि गुड वे टू स्टार्ट
विद योर एनालिटिकल जर्नी, क्योंकि पावर बीआई भी आपका एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, वो मैं मानती हूँ, बट वहाँ पे आपको एक डिसीजन मेकिंग मिल रही है, आप थोड़ा बहुत उसमें एनालिसिस कर रहे हो, आप एक बेसिक लेवल का ETL कर रहे हो, तो वहाँ से आपको एक अच्छा सा एक्सपोजर मिल रहा है उस पर्टिकुलर पाथ का, तो वहाँ से मुझे समझ आया। ग्रेट ग्रेट। तो एक्सेल देन पावर बीआई, अभी भी आपने कोडिंग नहीं चालू की थी एंड यू हैवंट इंटरेक्टेड विद मशीन लर्निंग और एनीथिंग एल्स, तो उसके बाद आपका एक्चुअल एनालिटिक्स, आई वुड से कि कोर एनालिटिक्स कब चालू हुआ, जहाँ पे डेटा एनालिटिक्स और या फिर डेटा साइंस का पार्ट आता है? और जब मैंने मर्सर में फिर पावर बीआई लर्न कर लिया था और एक्सेल मेरा ऑलरेडी वहाँ पे स्ट्रांग हो चुका था, तो फिर मैं इन 2 स्किल्स के बलबूते पे थोड़ा आगे बढ़ी। मैंने फिर EY में जॉब ज्वाइन किया था और मेरा पूरा इंटरव्यू पावर बीआई पे हुआ था। वहाँ पे भी मैंने अच्छे से 4 साल काम किया था। उन 4 सालों में बेसिकली जो मेरा काम था वो कंसल्टिंग था, तो अगर कोई मेरे पास आ रहा है किसी चीज़ की कंसल्टिंग के लिए, मुझे वो चीज़ उनको देनी थी। अब वो आपको डिसाइड करना है। अब आपको भी पता है, समझ, जब आप कंसल्टिंग करते हो तब आप ये नहीं कहते कि यार मेरे को तो सिर्फ एक्सेल आता है या मेरे को तो सिर्फ पावर बीआई आता है, तो आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आप पाइथन से मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो मुझे आता नहीं है। आपको वहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ सकती है और कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसी भी टूल से सॉल्व हो सकती है। तो हम वहाँ पर एज ए टीम काम करते थे, हर एक प्रोजेक्ट के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स बनते थे, टीम का ही कोई सबसेट, तो हर एक बंदा पिक होता था वहाँ से कि इसका ये स्किल अच्छा है तो इसको इस प्रोजेक्ट में ले लेते हैं, इसका ये स्किल अच्छा है तो इसको इस प्रोजेक्ट में ले लेते हैं। तो मैंने वहाँ पर स्टार्टिंग में मुझे जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे उसमें मैंने पावर बीआई पे काम किया, पावर एप्स पे काम किया और पावर ऑटोमेट पे काम किया। पर मैं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स का भी पार्ट थी जिसमें मेरे टीममेट्स कोडिंग करके उनका सॉल्यूशन दे रहे थे। आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट बिकॉज मैं किसी और टूल पे काम कर रही थी, क्योंकि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी जरूरी नहीं कि एक ही टूल से आपका सॉल्व हो जाए, राइट? तो हम एज अ टीम काम करते थे। मैं चाहे उन्हीं टूल्स पे काम कर रही थी जो मुझे अभी तक आते, बट मैं देखती थी कि क्या चल रहा है। वहां से मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार अब और बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ इसमें कोर्स कर लेना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अब हाई टाइम है आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लो, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद कुछ भी नहीं किया था। तो मुझे वहाँ से पता चला पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डेटा साइंस फ्रॉम IIIT बैंगलोर, और मैंने उसको परस्यू किया। उस वक्त कोविड चल रहा था तो बहुत ही आसानी से हो गया था, घर पे ऑनलाइन कोर्स था, तो उस कोर्स में मैंने सब कुछ सीखा था, डेटा साइंस के बारे में, पाइथन, कोडिंग, सब मैंने उसमें सीखा था, स्टैटिस्टिक्स था उसमें। तो बेसिकली मुझे एक बहुत अच्छा ग्लिम्स की भी एक, आप ऊपर जैसे बोलोगे, वो मुझे डेटा साइंस का उधर से कोर चीज मिली वहां से। ओके। Then how you got into EY? EY में मेरा पावर बीआई की वजह से हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मर्सर में ही पावर बीआई सीख लिया था, बिकॉज मुझे दिखता था वहाँ पे कि बहुत स्कोप है, अब इसको सीख लेना चाहिए। तो उसकी वजह से मुझे पावर बीआई की वजह से मुझे मेरा EY में ऑफर हुआ। तो मेरा EY में पूरा 1 घंटा पावर बीआई के ऊपर इंटरव्यू चला, एक्सेल के ऊपर इंटरव्यू चला, देन मुझे एक पावर बीआई डैशबोर्ड उसी वक्त बनाना भी पड़ा। तो आई वॉज देयर, मैंने बनाया पूरा डैशबोर्ड और फिर मैंने उनको प्रेजेंट किया। तो इन सब के बाद फिर मेरा EY में उनको लगा कि हाँ शी इज़ अ गुड फिट, तो उन्होंने मुझे लिया। EY में इस तरीके से मैं गई। सो करिश्मा, जैसे आपने मर्सर में एक्सेल सीखा, मर्सर में पावर बीआई सीखा, आपका फर्स्ट इंटरव्यू एक्सेल की वजह से क्रैक हुआ, सेकेंड इंटरव्यू पावर बीआई की वजह से क्रैक हुआ, देन व्हाट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनालिटिक्स यू लर्नड टू प्रोग्रेस फर्दर इन योर करियर? सो EY में जब मैं थी वहाँ पे आई वॉज देयर फॉर गुड 4 years। तो वहाँ पर जब मैं 4 साल थी तो मैंने वहाँ पर एज अ कंसल्टेंट काम किया था। हमारे पास बहुत प्रोजेक्ट्स आते थे बैक टू बैक, कोई क्लाइंट्स, कोई इंटरनल क्लाइंट, तो आप एज अ ग्रुप वहाँ पे काम करते हो। एक कोई भी क्लाइंट या स्टेक होल्डर आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा है तो वो एक बंदे की बस की बात नहीं है, आपको एक एज अ ग्रुप काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पर्सन का डिफरेंट स्किल होता है और एक प्रॉब्लम सॉल्व
स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंट स्किल्स चाहिए। तो वहाँ पे आप एज अ ग्रुप काम करते हो। जब आप ऐसा ग्रुप काम कर रहे थे और आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जैसे सॉल्व करते हो, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ग्रुप में काम करना किसे कहते हैं, और मुझे कंसल्टिंग भी तब समझ आने लगी जब मैं ग्रुप में काम करती थी और मैं अपने कलीग्स के साथ सोचती थी कि यार ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे सॉल्व हो सकता है, और मैं देखती थी कि वो अपने पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, मैं अपने लर्निंग के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कोडिंग की भाषा बात कर रहे हैं, मैं अभी भी एक्सेल और पावर बीआई की भाषा में बात कर रही हूँ। तो जब हम बात करते थे तो हम सॉल्यूशन तो निकाल देते थे क्लाइंट का, बिकॉज उस ग्रुप में सब ऐसे होते थे जिनके पास डिफरेंट स्किल सेट है। उस पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे लगा कि चलो यार अब कुछ और करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है तो मैं डेटा साइंस कर लेती हूँ। तो मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन फिर डेटा साइंस में किया। सो सुमित, मैंने थ्रू आउट द जर्नी टिल EY मैंने सबसे पहले एक्सेल सीखा, जैसा मैंने आपको बताया। मैंने उसके बाद पावर बीआई सीखा। फिर उसके बाद एक जब कंसल्टिंग फर्म में मैं गई तो मैंने वहाँ पे सीखा कि कंसल्टिंग भी एक स्किल है, ग्रुप में काम करना भी एक स्किल है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने अब तक की जर्नी में ये चारों चीज़ों को एक्वायर किया, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, वो इस तरीके से भी स्टार्ट करी जा सकती है। So Karishma, after your experience with EY and you mentioned कि आपने वहाँ पे 4 साल काम किया, how you got into Accenture and how was the interview process? सो एक्सेंचर में मुझे अगेन आप बढ़ते हो क्योंकि आपने पिछली वाली कंपनी से कुछ स्किल्स एक्वायर करे होते हैं। तो EY में मेरा HR कंसल्टिंग था, HR पीपल एनालिटिक्स के ऊपर था। तो आपको एक डोमेन नॉलेज भी मिली है कि HR डोमेन किस हिसाब से काम करता है। उसके बेसिस पे, मेरे टेक्निकल स्किल्स के बेसिस पे मुझे मेरी अभी करंट जॉब ऑफर हुई थी, विच इज़ एक्सेंचर। तो एक्सेंचर में सबसे पहले मेरा पावर बीआई का राउंड हुआ था, और उसके बाद मेरा पूरा 1 घंटे का HR डोमेन के ऊपर राउंड हुआ था। सिर्फ HR डोमेन नहीं था, कंसल्टिंग था वो, कि आप किस तरीके से अपने क्लाइंट्स का प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करते थे, किस तरीके से आपने ग्रुप में काम किया है, किस तरीके से आपने कंसल्टिंग करी है पहले। तो वो दूसरा राउंड था। ये 2 ही राउंड्स हुए थे, एंड आई थिंक इट वाज इनफ फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि आई एम अ गुड फिट फॉर दिस रोल। Currently, I'm an analytical and modeling associate manager in Accenture. So करिश्मा, जैसे आपने बताया कि आप करेंटली एक्सेंचर में HR एनालिटिक्स के रोल में हो and you are doing analytics in the domain of HR. तो what kind of work you do and how different it is from other domains? डिफरेंस एक ही चीज़ का मैं सबसे ज़्यादा हाईलाइट करूँगी, वो है आपका डेटा। आप यहाँ पे HR के डेटा पे काम कर रहे हो, आप एट्रिशन पे काम कर रहे हो, आप चार्जेबिलिटी पे काम कर रहे हो, आप कितने हायर हुए हैं, कितने लोग छोड़ के जाने वाले हैं, उसका फोरकास्ट कर रहे हो। फाइनेंस का डेटा आपके पास अलग आता है। तो आपका लॉजिकल बेंट उसी तरफ होना चाहिए जिस तरीके का आपका डोमेन है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे आज तक लगता है हर एक डोमेन में, और आई थिंक यही है। आप जब HR एनालिटिक्स में हो तो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अब डिफरेंट है। अब आप ये सॉल्व नहीं कर रहे हो कि इस स्टॉक का प्राइस कब बढ़ेगा, आप ये सॉल्व कर रहे हो कि आपकी टीम में एट्रिशन क्यों कम बढ़ रहा है, क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं। आप क्वेश्चनर्स देखते हो, उनके एग्जिट सर्वेस देखते हो, आप सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हो, आप बहुत कुछ करते हो। तो ये आपका मेजॉरिटी ऑफ द काम HR एनालिटिक्स में फॉल करता है, और यही सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अगर आपका स्टेक होल्डर आपके पास लेकर आ रहा है, तो एज HR एनालिटिक्स कंसल्टेंट आपको सब करना है इस पे। आपको वो स्किल आता है नहीं आता है, आपको उनको सॉल्यूशन वो देना। एंड ऑफ कोर्स आपको वो स्किल्स आते हैं तभी आप उस जॉब में हैं, बट दिस इज द थिंग व्हेन यू आर वर्किंग इन HR एनालिटिक्स डोमेन। Okay. जैसे आपने बताया कि you have to do sentiment analysis also, you have to do iteration forecasting also. तो it involves बहुत सारे concept and most of the concepts are from data science. तो for a particular student who is looking to get into analytics field, how much importance he or she should give
to these concepts, recommendation system, sentiment analysis, forecasting, regression, classification, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अभी आप उसको कितना यूटिलाइज करते हो और कितना इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट्स के लिए टू लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें तो मेरे को कोई डाउट लगता ही नहीं है, बिकॉज यही तो कॉन्सेप्ट्स है जो आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने में लगा रहे हो. एक एग्जाम्पल जैसे देखिए मैं बताती हूँ, एग्जिट सर्वेस होते हैं, आप चाह रहे हो, मैं भी चाह रही हूँ, आपने अपनी इमेज को ठीक करने के लिए अपने एग्जिट सर्वे में झूठ लिखा है, मैंने सच लिखा है, आपने सबको 5 दे दिया, स्ट्रांगली अग्री. मैंने सोच समझ के दिया है, मैंने 1 किया है, कहीं मैंने 2 किया है, मैंने कहीं 5 किया है. अब एक बंदा है, डेटा साइंस का वो है, मतलब उसको आता है डेटा साइंस, अच्छा स्किल सेट है, सब कुछ आता है, सारे स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट भी आते हैं. ये जो कोर चीज़ है जो आपने इतनी सारे अभी टेक्निक्स की बात करी, ये सब डेटा साइंस में फॉल करता है. एज अ डेटा साइंस पर्सन उसको समझ आना चाहिए कि आपका जो सर्वे है वो एनालिसिस में काउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको दिखाई देना चाहिए उस वक्त कि इस बंदे ने सही लिखा है, 1 मिनट के अंदर कर दिया और ये पॉसिबल नहीं है. आपका डेटा अगर कंसिडर किया जाएगा तो मेरा डेटा, मेरी एनालिसिस गलत हो जाएगी. बहुत ही लेमन लैंग्वेज में कहूँ, इट्स एन आउटलायर. ठीक है, तो मेरा डेटा कंसिडर होना चाहिए, क्योंकि उसे दिखाई देना चाहिए कि मैंने 5-6 मिनट लगाए हैं, मैंने हर एक को पढ़ के अच्छे से आंसर किया है, मैंने सच लिखा है. मेरा ऐसा नहीं है 5 या फिर कमेंट में मैंने बहुत सही लिखा है कि मेरा ये था. मैंने हर जगह सही लिखा है जो मेरे ट्रू है. तो एज अ डेटा साइंटिस्ट अगर आपको ये सारी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आप ये चीज़ कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि एक एग्जिट सर्वे में इन 5 जनों के हटा दो क्योंकि इन्होंने ठीक से सर्वे नहीं भरा, भरने के बाद भी वो चीज़ कंसिडर नहीं करी जा सकती और ये मेरी एनालिसिस खराब कर देगी. कुछ ऐसा डेटा होगा जो एक्चुअल में जेन्युइन होगा, आपको वो चीज़ रखनी है. अगर आपको कोर पता है, अगर आपको फंडामेंट्स पता है, आप ये कर लोगे. एंड दिस इज द ओनली रीजन कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना. अगेन मैं पहले भी ये बोल चुकी हूँ, आप डायरेक्टली इस पे जंप नहीं कर सकते हो, आपको बिल्ड करना पड़ेगा, स्टेप्स एक एक करके जाना पड़ेगा. बट इवेंचुअली आप यहीं पर ही जाओगे और आपको ये सारी चीज़ भी सीखनी पड़ेगी, विच इज़ highly important and highly recommendable. Great. And this, I completely agree with your point, and it's very important कि आप एक ना sequential step by approach follow करो, because everyone right now thinks कि now AI is here, you can automate everything, you can use ChatGPT, you can use Gemini, you can use Notebook LM to get your task done without writing code. तो सबको लगता है कि भाई अब तो आसान चीज़ें हो चुकी है, अब एक्सेल नहीं सीखना चाहिए, अब पावर BI नहीं सीखना चाहिए, अब मुझे कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ChatGPT के भरोसे रह सकता हूँ. लेकिन ये जो बहुत क्रिटिकल चीज़ें होती है ना कि भाई व्हाट इज़ एन आउटलायर को हटाना क्यों ज़रूरी है, आउटलायर मेरी एनालिसिस में क्या गड़बड़ी कर सकता है, ये कॉन्सेप्ट ChatGPT कर सकता है, लेकिन आपको आना भी तो चाहिए. And then only you will be able to take a right decision, so that जो एनालिसिस हो रही है वो एक राइट है. ऐसा ना हो कि आप एनालिसिस तो देख लिया, आपने रिपोर्ट बना ली, फटाफट सब काम हो गया, लेकिन वो एनालिसिस ही बेकार है, खराब है, तो यू विल मेक अ रॉन्ग डिसीजन एंड एवरीथिंग विल बी रॉन्ग. सो टेकिंग अ सिक्वेंशियल अप्रोच, स्टेप बाय अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आपने ChatGPT की बात करी, जितना मेरा एक्सपीरियंस ChatGPT के साथ रहा है, शायद आपको उसको बताना पड़ेगा कि हे ChatGPT आप आउटलायर हटा देना. वो अपने आप से नहीं हटाएगा. आप उसको अगर कोई डेटा दे रहे हो, वो उसको वैसे एनालिसिस करेगा जो आपने आप उसको प्रॉम्प्ट दिया है. आपको उसको वो कंसेप्ट बताना पड़ेगा. तो वो एक रोबोट ही है एक तरीके से, दैट चैटबॉट लाइक. तो उसमें इतना लॉजिकल दिमाग नहीं है मेरे ख्याल से. ऑफ कोर्स मतलब जैसे आप एक मैनुअल काम कर सकते हो, वो चीज़ नहीं कर पाएगा. आपको ऑलरेडी पता है आउटलायर हटाना है, उसको बताना पड़ रहा है. तो इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इवन इफ यू आर वर्किंग विद ChatGPT. मतलब आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि कब आपको हटाना है, कब आपको नहीं हटाना है, राइट. कैसे हटाना है,
क्या कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए, क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर दैट आई थिंक यू कैन बी डिपेंडेंट ऑन चैट जीपीटी, क्योंकि वो कोड अच्छा लिख सकता है, लेकिन पर्टिकुलर डिसीजन कि भाई हटाना भी है कि नहीं हटाना है, या फिर व्हाट काइंड ऑफ क्लीनिंग आई शुड डू, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ समझ में आती हैं। करेक्ट। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एक्चुअल में काम करके समझ में आएंगी कि भाई इस कंडीशन में दिस इज़ व्हाट आई शुड डू एंड इस कंडीशन में दिस इज़ व्हाट आई शुड नॉट डू। तो ये सब क्लियरिटी एक्सपीरियंस के साथ आती है, एंड स्टार्टिंग अ करियर विद चैट जीपीटी इज़ नॉट अ राइट वे। मतलब मैंने अपने करियर में ये समझा है, सो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद अ सॉफ्टवेयर नोन एज SPSS। वो IBM का प्रोडक्ट था एंड इट वाज लाइक एक्सेल ओनली। तो मैंने वहाँ से चालू किया, SPSS, SAS, SAS, फिर R, फिर पाइथन, फिर एक्सेल, पावर BI, टैबलू। मतलब आई हैव लर्नड सो मेनी टूल्स, बट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज ये भाई जो टूल्स हैं वो आते जाते रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमेशा यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आप कॉन्सेप्ट में अगर फोकस हो, आपके कॉन्क्रीट हैं कॉन्सेप्ट, आपके क्लियर हैं, तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, कोई भी टूल को अडॉप्ट कर सकते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हो। चैट जीपीटी आएगा, अभी AI आएगा, मे बी अभी हम लोग बात कर रहे हैं AI की, आगे हम लोग कुछ और बात करने लगे। सो यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, बट योर कॉन्सेप्ट इफ इट इज क्लियर you can adopt anything, right? I agree. So Karishma, what suggestions you will give to students who are still thinking of analytics? जो बच्चे अभी भी confused है analytics के लिए, जो सोच रहे हैं उनको analytics करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनको data analytics सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, तो for them what is your suggestion and what is your guidance to them? एक्चुअली बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा है, बहुत लोगों ने, और मेरे 4-5 पॉइंट्स जो होते हैं बहुत फिक्स रहते हैं। सबसे पहली बात तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि प्लीज़ भेड़ चाल ना करें, क्योंकि इसमें पैसा दिखता है लोगों को तो सब इसमें चले जाते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए एट द एंड कि आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपने इतने पैसे लगा दिए उसमें, आपको चलो जॉब भी अच्छी मिल गई और उसमें पैसे भी मिल गए, बट आप खुश नहीं हुए इवेंचुअली। मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि आपके एनालिसिस पे, आपके डे टू डे वर्क पे अफेक्ट करेगा एंड इवेंचुअली आप शैटर्ड हो जाओगे। तो आप पहले अपना देखो, आप एग्जैक्टली भेड़ चाल में जा रहे हो या सच में करना चाहते हो। नाउ द थिंग इज कि कैसे पता करेगी यार वो सच में करना भी चाहता है या फिर ये भेड़ चाल ही है। तो देयर आर यूट्यूब वीडियोस, आप उसको एक प्रोफेशनल कोई भी कॉर्पोरेट केस स्टडी आप यूट्यूब कर लो, आपको दिख जाएगा उसमें। आपको जब दिखेगा वो यूट्यूब में, आपको थोड़ा ग्लिम्स मिलेगा बस कि अरे मैं मज़ा तो आ गया यार देख के, पर करने पे मज़ा नहीं आया। तो आप थोड़ी स्टार्टिंग एक्सेल और पावर बीआई से करो, इतना आगे भी मत जाओ आप, बट करो एक्सेल पावर बीआई से। अगर आप वहाँ एंजॉय कर पा रहे हो तो ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि डेटा में देयर आर डिफरेंट फील्ड्स। आप डेटा इंजीनियर बन सकते हो, आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, आप बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट बन सकते हो, आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। अगर आप एक्सेल और पावर बीआई में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो और अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और आप बाद में ये डिसाइड करते हो यार मुझे और आगे बढ़ना है, तो आप डिसीजन मेकिंग करने लायक हो गए हो कि आपको डेटा इंजीनियरिंग में जाना है, डेटा साइंटिस्ट में जाना है, या फिर पावर बीआई तक ही रहना और मेरी स्टोरी टेलिंग स्किल इंप्रूव करनी है। मेरे को ऐसा लगता है कि एक्सेल और पावर बीआई में आपका इतना टाइम भी नहीं जाएगा और पैसे भी इतने नहीं लगेंगे, तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू टाइम एंड मनी। जब आप वहां तक पहुंच जाओगे आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। वहां तक पहुंचने के बाद जब आप इतना अंदर उस चीज में नहीं गए हो, आप टर्न बैक भी कर सकते हो कि यार ये तो नहीं हो रहा है, मैं कुछ और देखता हूँ। तो वो चीज भी आप समझ सकते हो सिर्फ इतने में। एक्सेल बहुत बड़ी बात है समझना सीखना, जिसने ठीक से समझ ली उसे सच में समझ आ जाएगा। आप एक्सेल में फोकस तक कर सकते हो, एंड आई एम श्योर सुमित आपको आपने किए होंगे, आपको वहां से कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप वो चीज पाइथन में लगा रहे हैं। जब आप वो चीज भी करने बैठोगे वहां से भी आपको एक आइडिया आएगा, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट टूल, इट इज अबाउट द एनालिसिस यू आर डूइंग। अगर आप उस एनालिसिस को एंजॉय नहीं कर रहे हो, आई थिंक आप उसको छोड़ दो वहीं के वहीं। देन थर्ड चीज आती है, अगर आप समझ चुके हो आपको टर्न बैक करना है या फिर आपको आगे जाना है, तो नेक्स्ट चीज आती है डोमेन।
डोमेन नॉलेज होना बहुत प्लस पॉइंट है। फिर आप किस डोमेन में जाना चाहते हो वो तो आपके इंटरेस्ट पे है, वो आप कुछ भी सिलेक्ट करो। एंड आई थिंक these are the very good steps as per me to start with, to get an understanding। आपको जब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आप खुद से एक डिसीजन मेकर बन जाओगे। आई ऑल्सो फील कि लिंक्डइन पे बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोगों को पिंग करो, आप पूछो उन वो कैसे फील कर रहे हैं, आर दे रियली एंजॉइंग, आप उनसे बातचीत करो। एक रिप्लाई नहीं करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, आप उनसे भी बात करो। क्योंकि सुमित शायद हमारे टाइम पे इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ गुड गाइडेंस, आज वो प्रॉब्लम या वो स्ट्रगल नहीं है। करेक्ट। तो आप लोगों से बातचीत करो, आप देखो कि क्या चल रहा है आजकल, आप और भी एक्सप्लोर करो, सिर्फ डेटा साइंस नहीं, आप एक्सप्लोर करो मे बी कोई स्टॉक मार्केट का, आप दोनों में अपने आप को टॉस करो कि क्या सीन है। आई थिंक इवेंचुअली यू विल गेट अ गुड आंसर। बट अगर कोई बंदा इतना मेहनत करना ही नहीं चाहता है, तो आई फील लाइक वो तो फिर भेड़ चाल में बस पैसे देगा एंड ही और शी विल लाइक गो ऑन। करेक्ट। मतलब इफ आई समराइज योर आंसर, द फर्स्ट थिंग इज अपने आप रिसर्च करो, उस फील्ड को समझो, एंड इट कैन बी एनी फील्ड, चाहे वो डेटा की फील्ड है या फिर वो ट्रेडिंग की फील्ड है या फिर वो लेट्स से एक्टिंग की फील्ड है या फिर वो लेट्स से म्यूजिक की फील्ड है। यू डू अ रिसर्च, यू अंडरस्टैंड कि भाई इसमें सीखना क्या क्या पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी कैसी आ सकती है, मुझे समझ में आएगा भी कि नहीं आएगा। एंड देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल। आपने जैसे बताया यूट्यूब इज जस्ट गो टू मार्केट, आप जाओ वहाँ पे सर्च करो एंड आपके पास सब कुछ है। देन नेक्स्ट थिंग इज स्टार्ट विद very simple and basic tools, Excel, Power BI, and when you start enjoying it and then you take a domain, you choose a domain जिसमें आपको interest है, and that's how you progress। because as you mentioned कि data में भी सिर्फ data analytics नहीं है, it has so many roles, so based on your interest, based on your confidence level or comfortable level, you can choose a domain and you can progress in that। and I think that's what you did correctly कि आपने एक्सेल पावर बीआई में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रिप कर लिया था, देन यू चोज अ डोमेन, उसमें भी आपको इंटरेस्ट आया, मज़ा आया, एंड नाउ यू आर अप्लाइंग ए कोर कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा साइंस एंड देन यू आर प्रोग्रेसिंग। एक आपको फाउंडेशनल बहुत अच्छा बन गया था, एंड दैट्स द रीजन यू आर एबल टू प्रोग्रेस इट with full confidence and clarity। So करिश्मा, आप यू वर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो क्या कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट एनालिटिक्स में जा सकता है? आई थिंक इट्स अ प्योर यस। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ मैकेनिकल इंजीनियर्स भी काम करते हैं, मेरे साथ इंग्लिश ऑनर्स वाले भी काम करते हैं। जब मैंने डेटा साइंस का पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तब मेरे बैच में कुछ नर्स थी। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ से चीज़ें सीख रहे हैं, आपका इंटरेस्ट लाई कर रहा है नहीं कर रहा। मेरे मर्सर के एक सीनियर मैनेजर अब डेटा साइंस में जा रहे हैं, ही इज़ अबाउट टू रिटायर इन 2 years। आई वाज लाइक सर अब क्यों? तो उन्होंने कहा मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो बस ये फैक्टर अगर है तो मुझे नहीं लगता कि आप आर्ट्स से हो, आप साइंस से हो, आप मेडिकल से भी चाहे हो या आप कॉमर्स विद आईपी के हो या कुछ भी हो, फ़र्क पड़ना चाहिए। इतना अब हमें समझ आ गया है कि ज़रूरी नहीं आर्ट्स वाले बच्चे कुछ नहीं करेंगे, आर्ट्स वाले बच्चे आजकल बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब हम आर्ट्स को कुछ नहीं मानते थे, आज आर्ट्स बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। वैसे ही सेम चीज़ आप कोई भी सब्जेक्ट लो, अगर आपका इंटरेस्ट बाद में किसी और जगह पे फॉल कर रहा है तो आई डोंट थिंक सो इट शुड बी अ प्रॉब्लम। आपका बस एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए। आप कोडिंग स्पेशली एंजॉय कर रहे हो तो आई थिंक यू आर गुड टू गो। तो बेसिकली द वेरी क्लियर आंसर इज कि आपको मज़ा आना चाहिए, राइट। बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, आप चाहे कौन से भी बैकग्राउंड से हो, अगर आपको मज़ा आ रही है देन दैट्स इट, राइट? सो फ्रॉम योर जर्नी व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एनालिटिक्स? अगर किसी स्टूडेंट को आज एनालिटिक्स सीखना है तो उसकी एक लर्निंग पाथ क्या होना चाहिए, उसको क्या क्या सीखना चाहिए सो दैट उसको सक्सेस मिल सके, उसको जॉब मिल सके? जैसे मैंने आपको पहले बताया, सुमित, स्टार्ट विद एक्सेल। आई थिंक एक्सेल इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स इस पाथ पर। फिर आप पावर बीआई करो, फिर आप कोई और टूल पिक करो,
पर इवेंचुअली मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें कोई कोर्स कर लो, क्योंकि आप अगर ऐसे एक एक टूल पिक करते रहोगे तो ये तो समुद्र है, आप थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहोगे तो आपको नहीं पता चलेगा आपकी बाल्टी कब भर रही है। वो कोर्स आपको इस वजह से हेल्प करेगा क्योंकि वो करिकुलम उन लोगों ने बना दिया है कि बढ़िया करिकुलम है, ऐसे ऐसे स्टेप्स है, ये सीक्वेंस है, आप इस चीज को कर लो, आपका सब कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट विद बेसिक, गो एड एंड अंडरस्टैंड कौन सा कोर्स करना है, आप कोर्स कर लीजिए फिर। सो करिश्मा, इन योर जर्नी आपको क्या लगता है कि एक एनालिटिक्स प्रोफेशनल के लिए कोडिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और कोडिंग सीखना कितना डिफिकल्ट है एक स्टूडेंट के लिए जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से है या फिर कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है? सुमित, मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट तो है, पर कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आपको कोर कंसेप्ट्स आने चाहिए। अगर आपको कोर कंसेप्ट्स आ रहे हैं, यू आर गुड टू गो वाली सिचुएशन में आप हो, क्योंकि अगर आपको कोर कंसेप्ट्स आ रहे हैं, आप बाद में फिर ChatGPT या गूगल से हेल्प ले सकते हो। नो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया आपके क्लाइंट ने, आपने कोडिंग कर ली ChatGPT से, बट आप बताओगे ना उसको, मतलब आप देखोगे उस चीज़ को, वेरीफाई करोगे, आप उस चीज़ को ऑडिट करोगे, रिव्यू करोगे कि वो सही भी है या गलत है। तो कोर कंसेप्ट्स पे कोडिंग की कोर कंसेप्ट्स को समझना और आना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा आपने पूछा कि कितना आसान है, अगर आप कोर कंसेप्ट्स को समझ रहे हो, फिर हम ऑफ कोर्स गूगल से तो हेल्प लेते ही हैं, उसकी हेल्प से हम अपना सब कुछ आगे और बिल्डअप करेंगे, तो इवेंचुअली यू विल गेन ऑल द कॉन्फिडेंस जो आपको कोडिंग में चाहिए। सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, आपको बस स्टार्ट करना है एंड कोर कंसेप्ट समझने हैं, दैट्स इट। ओके ओके। वन लास्ट क्वेश्चन करिश्मा, सिंस वी आर टॉकिंग राइट नाउ इन द एज ऑफ AI, हम लोग AI के एज में बैठे हुए हैं एंड थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली, बहुत चेंज हो रही हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू, क्या AI हम लोग की जॉब लेने वाला है? EY में मेरे एक कलीग से बहुत ही नॉर्मल हंसी मजाक में कुछ बात चल रही थी। उन्होंने मुझे बोला था कि जितने भी टूल्स ले आओ, वापस हमें एक्सेल पे ही जाना है। और मुझे बहुत फनी लगी थी उस वक्त बात। क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक जेनपैक के मैनेजर की बात से रिलेट कर लिया। उन्होंने मतलब ऐसे ही अगेन बातों बातों में मजाक मजाक में मुझे बोला था कि हम कितनी भी कार्स और ये सब ले ले, इवेंचुअली फ्यूचर में सब वो हो के हमें वापस जिम में जाके पैदल ही चल रहे होते हैं, राइट। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को थोड़ा लिंक करके, मतलब वो मेरे लिए बहुत ही फनी सिचुएशन बन गया। सो बेसिकली इन दोनों बातों को रिलेट करके मेरे लिए बहुत फनी बन गया था ये एंटायर सिचुएशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि AI हमारी जॉब नहीं लेगा, ठीक है। मैंने देखा है, हॉस्पिटल की एक ऐड देखी थी जिसमें उन्होंने रोबोट्स कर रहे हैं अपनी रिप्लेसमेंट। मेरे को जैसे ही पता चला, मैंने अपने फैमिली को बताया कि मेरा अगर जिंदगी में कभी ऑपरेशन हुआ तो प्लीज मुझे लोगों के हवाले करना, रोबोट्स के नहीं। तो मुझे नहीं है ट्रस्ट, मैं डर गई उस वक्त ये सुन के कि मेरे साथ कभी कुछ ऐसा ना हो जाए। इवन इफ आई सी दिस इन माई वर्क और जॉब, डे टू डे वर्क, मैं खुद पे ही रिलाई करना चाहूँगी। मैं आज भी एक्सेल पे ज़्यादा रिलाई करना चाहूँगी। मैं एक्सेल नहीं कह रही कि यार हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, नहीं। बट AI आपको रिप्लेस कभी भी नहीं करेगा। AI आप ही बिल्ड कर रहे हो, आपको वो कैसे रिप्लेस कर देगा? लॉजिकल आपके पास है, लॉजिकल माइंडसेट आपके पास है, आप उसे ट्रेन कर रहे हो। आपने लिंक्डइन पे आजकल एक बहुत ही वायरल वो चल रहा है जिसमें वो जीरो काटा खेलते हैं और वो जो एक क्रॉस होता है वो बॉट बाहर कर देता है। आप सोचो अगर ये उनका क्वालिटी है तो आई थिंक AI हमें रिप्लेस शायद नेक्स्ट जनरेशन में ही करेगा। सो एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो वो हमें रिप्लेस करेगा। और ये सोच के हम डर ना जाए और हम अपना स्किल सेट ना बढ़ाए तो ये तो मतलब इट्स लाइक स्टूपिड थिंग टू थिंक अबाउट। करेक्ट। सो बेसिकली मुझे क्या लगता है कि AI इज योर कंपेनियन, मेक इट एज That's a very good way to say it. मेरे पास जैसे आप अगर एक स्टूडेंट हो तो आपको एक क्या चाहिए? आपको एक असिस्टेंट चाहिए, टीचिंग असिस्टेंट चाहिए, आपको एक मेंटर तो चाहिए। तो एक मेंटर ने जैसे आपकी क्लास ले ली,
नाउ यू नीड अ टीचिंग असिस्टेंट जो आपको पॉइंट बाय पॉइंट हेल्प करे. AI कैन बी दैट पर्सन, AI कैन बी दैट थिंग जो आपका असिस्टेंट की तरह काम करे. AI कैन नॉट completely do everything by itself जैसे आपने कहा, because logical thinking हमारे पास है. So we have to still guide AI to take these steps. AI can also help us, but AI cannot replace us. So what I believe is in the right market, अभी जो market चल रही है, using AI as a companion is what people are looking for. आप क्या AI के साथ काम कर सकते हो, आप क्या AI को अडॉप्ट कर रहे हो अपने वर्क फ्लोज में, देन इंडस्ट्री इज ऑल्सो लुकिंग फॉर दीज पीपल जो कि AI के साथ कंपैटिबल है. बिकॉज आगे का ज़माना ऐसे ही होने वाला है वेयर 90% और आई वुड से 80% ऑफ योर टास्क विल बी डन बाय ऑटोमेशन, वेयर यू विल बी सिटिंग एंड गाइडिंग दोज ऑटोमेशंस, यू विल बी सिटिंग एंड वेरीफाइंग दोज ऑटोमेशंस. तो AI को समझना, AI कैसे काम करता है, AI क्या आंसर दे रहा है, उसके साथ काम करना सीखना, दैट्स इम्पॉर्टेंट. बट रिलाइंग 100% ऑन AI जो आंसर दे रहा है वो 100% रॉन्ग भी हो सकता है. तो आपको लॉजिकल थिंकिंग, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ये तो क्लियर होने चाहिए. साथ में स्टार्ट यूजिंग AI एज अ कंपेनियन, नॉट एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर्स. So that's my take on whether AI will take your job or not. I totally agree.